तुषार, आवाज आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज आपकी। और क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज है। कल तो थोड़ी बारिश आ रही थी। कल यार कई उसमें चेंज किए, लेकिन वहां रेंज का फर्क रहता है। अब यहाँ भी मोबाइल से ही चला ओके। रहा हूँ, लेकिन यहाँ ठीक है रेंज। हाँ जी सर, यहाँ ठीक है। 2-1 मिनट में और आएंगे क्या अभी? हाँ जी सर, क्या कर रहे थे बच्चे? बलजीत का फोन आया था, वो पूछ रहा था कि क्लास किस टाइम है। और भी अच्छा। कह रहे थे बच्चे। तुषार, जय और अमित कुमार, 3 बंदे आ गए हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। बीच में और कोई आएगा जुड़ जाएगा। ठीक है। ओके ठीक है सर। सर। ठीक है सर। तो लास्ट हमने जो क्लास थी उसमें कंप्लीट किया था सेंसरी एनालिसिस। अब सेंसरी एनालिसिस के अंदर ही जब हमने एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद जो हमारे पास डाटा आया, उस डाटा का अपने को एनालिसिस करना होता है। म्यूट कर लो भाई अब, जिसने भी अपना अनम्यूट कर रखा था माइक। तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि अपने पास जो रीडिंग आ गई या जो डाटा आ गया, उस डाटा के बेस पे बेसिकली अपने को कुछ कंक्लूजन निकालना है। हेलो। हाँ, आ रही है क्या आवाज अभी? तो भाई जो मैं बता रहा था अभी, आवाज आ रही है तुम्हारे तक? हाँ जी, सही आ रही है जी अब। तो जय और अमित, तुम दोनों अपने ना म्यूट कर दो ये माइक। हाँ, ओके सर। उससे थोड़ा बहुत बैंडविड्थ बचेगी, तो आवाज क्लियर आएगी तुम्हारे तक, बार बार लिंक भी नहीं टूटेगा। तो मैं जो कह रहा था भाई कि हमने जो सेंसरी एनालिसिस पूरा किया था, उसका जो डाटा आता है, उस डाटा को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे अपने को पता लगता है कि ये जो डाटा आया है इसका क्या मतलब है, इसके बेस पे हम डिसीजन कैसे लें। तो सबसे पहले तो जो ये डाटा जनरेट होता है, इसमें चाहे हमारे कंज्यूमर हो या अपना कंपनी का स्टाफ हो, या ट्रायल के लिए एक कोई स्पेशल जज हमने रिक्रूट करे हो, तो हर एक बंदा जो है अपने तरीके से, अपनी नॉलेज के हिसाब से जज करके अपने को डिसीजन देता है, अपनी जजमेंट देता है। तो जिन बंदों को स्पेशली ट्रेन किया जाता है इस काम के लिए, उनको हम जजेस बोलते हैं, ये पैनलिस्ट बोलते हैं या असेसर्स बोलते हैं सेंसरी की भाषा में। इसके अलावा कुछ ऐसे पैनल मेंबर भी होते हैं हमारे, जिनको हम पर्टिकुलर एक आध प्रोडक्ट के लिए ही ट्रेन करते हैं, उनको सेंट ट्रेंड या सेमी ट्रेंड पैनल मेंबर्स बोलते हैं। तो उनसे भी डाटा हमें मिलता है। और फिर लास्ट में जिसको हमें बेचना होता है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के पास से भी हमारे पास डाटा आता है। तो ये सारा जो डाटा है, इसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं और इससे फिर हम कोई एक कंक्लूजन निकालते हैं। आमतौर पे जो, या फिगर 6 देखोगे, तो 2 तरह के अपने पैनलिस्ट होते हैं। एक तो कंज्यूमर, जिसको ना हमने ट्रेन कर रखा, ना कुछ इंफॉर्मेशन दी, उससे सिर्फ टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट लिया। दूसरी तरफ हमारे इंडस्ट्री के अंदर होते हैं हमारे जो सेलेक्टेड या ट्रेंड पैनलिस्ट हैं। जो कंज्यूमर्स हैं, उनसे हम सर्वे भी करवाते हैं, सर्वे का रिजल्ट भी लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कंज्यूमर सर्वे डाटा। और कंज्यूमर में से कुछ पैनलिस्ट भी। अब सर्वे में और
जज में क्या फर्क होता है कि सर्वे में हम लाइकिंग डिसलाइकिंग या प्रेफरेंस, इन सभी चीजों को लेके हम फॉर्म भरवाते हैं कंज्यूमर से, तो वो तो हो गया कंज्यूमर का सर्वे। पैनलिस्ट, कि उसको हमने कोई चीज दी खाने के लिए, टेस्ट करने के दिए, और फिर उससे उसका रिजल्ट पूछा कि कहाँ रेट करता है या कौन से को प्रेफर करता है, किसको रैंक में कहाँ रखना चाहेगा। तो इस तरीके से जो पैनलिस्ट बन के अपने को कंज्यूमर रिजल्ट देता है, तो हम उसको वो सेंसरी टेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही जो ट्रेंड पैनल मेंबर्स हैं या सेमी ट्रेंड पैनल मेंबर्स हैं, तो उनसे हमें ये डाटा मिलता है। तो हमारे पास जो डाटा है, एक तो कंज्यूमर का सर्वे डाटा आ गया, कंज्यूमर का सेंसरी डाटा आ गया, और एक ट्रेंड पैनल मेंबर्स का सेंसरी डाटा आ गया। ये जो सारा डाटा आया है, इस डाटा के बेस पे अपने को डिसाइड करना होता है कि हमें जो प्रोडक्ट जिसके लिए हमने ये सारा डाटा बनाया है या सारा ये टेस्ट किया है, उसका उसके उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, कि उसको लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, उसको कंज्यूमर आगे पसंद करने के चांस हैं या नहीं करने के हैं। तो इस तरीके से हम ये जब डाटा लेते हैं, तो इस डाटा के अंदर अपने को बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला तो यही कि हमें अलग अलग टाइप से जो हमने टेस्ट करे हैं, उनके डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उनको लगा के और हम उससे फिर प्रोडक्ट के बारे में कि किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसको कम पसंद कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं है भी या नहीं। मान लो हम कोई नया चीज़ करें, ज़्यादा पैसे भी लगाएं, और उसमें पता चले कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, ये पहले जैसा ही है, तो ज़्यादा पैसे क्यों लगाएं। तो वो सारी चीज़ें देख के, या अगर हमने कॉस्ट कम की है और उसके बाद भी कंज्यूमर उसको सेम ही बता रहा है, तो कॉस्ट कम करने वाला मेथड सही है कि उसमें हमारे कम से कम पैसे तो कम लगेंगे। तो मेन इसमें यही है चीज़ इसके अंदर। तो जितना भी डाटा हमारे पास आया है, हम जिस भी फॉर्मेट में उसको लेना चाहें, नंबर्स की फॉर्मेट में लेना है, यस नो की फॉर्मेट में लेना है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की फॉर्मेट में लेना है, तो उस डाटा को हम लेके और उसमें से हम ना नॉइस खत्म करते हैं। नॉइस का मतलब कि जो एक्चुअल उस डाटा से बात निकल के आ रही है, या जो बात हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये डाटा क्या बात कह रहा है, तो उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इधर उधर ध्यान भटकाती हैं, तो उनको बोलते हैं नॉइस, कि वो खाम बीच में आके इंटरफेयर करती हैं। तो उनको दूर करना, और जितना भी डाटा आया है उस डाटा के बेस पे अपने को टेस्ट करके और सही कंक्लूजन निकालना। तो इसमें 3 तरीके के पैनल मेंबर्स हैं। जैसे ट्रेंड पैनल है, उसका सेंसरी, कंज्यूमर का सेंसरी और कंज्यूमर का सर्वे। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब है कि इस टेस्ट के ऊपर या इस टेस्ट को करने पर जो बंदा टेस्ट कर रहा है, उसके मूड के ऊपर कितना डिपेंड रहता है ये। तो अगर हम ट्रेंड पैनल मेंबर लेते हैं, तो ये जो सब्जेक्टिव नेचर है वो लो रहती है, क्योंकि हमने पैनलिस्ट को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि उनकी बायसनेस या सब्जेक्टिव नेचर खत्म हो चुकी है। तो इसमें एरर के जो चांसेस हैं वो भी लो रहते हैं। और अधिकतर हम इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट लेते हैं। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक में समझो कि जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई कोई ना कोई इसके अंदर हमारा जो भी पैरामीटर हम टेस्ट कर रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रेंज की तरफ जाएगा, या एक पर्टिकुलर उसके अंदर ट्रेंड दिखेगा, जिसको हम बेल कर्व वगैरह बोलते हैं आमतौर पे। तो जहां भी ऐसी चीज हो वो पैरामीट्रिक है। नॉन पैरामीट्रिक में कि कोई किसी चीज की कोई इन्फ्लुएंस नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो इसी के तरह के आगे जो अपने बेसिकली स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं, वो हम एनालिसिस मेथड के बेस पे ही चूज करेंगे कि कौन सा टेस्ट लगाएंगे उसके लिए। जिस तरह पैरामीट्रिक में आमतौर पे टी टेस्ट होता है या एनोवा होता है, और नॉन पैरामीट्रिक में आपके बहुत से टेस्ट हैं, चाइस के टेस्ट भी है उसके अंदर, और कई हैं उसके अंदर। तो जैसे ही आपका डाटा है और उसके ऊपर जिस तरीके का आप टेस्ट लगा रहे हो, ये आप डिजाइन जब आप कर रहे हो इस सारे एक्सपेरिमेंट को, तब आप ये चीजें दिमाग में रखते हो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इश्यूज क्या होते हैं कि भाई हमारा जो भी डाटा है उसके अंदर
वेरिएशन हो सकती हैं, और ऐसी वेरिएशन जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड हो सकती हैं, और वो अलग अलग तरीके से, कि भाई जैसे एक वेरिएशन यही है सुबह और शाम की, तो इस तरीके की वेरिएशन की सुबह बंदा कुछ और तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, शाम तक वो थक लेता है, तो उसकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो कम हो जाती है। या एज फैक्टर है, जैसे कि हम पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के अगर ज्यादा लेते हैं तो उसमें बायसनेस आ जाती है, और वो पर्टिकुलर अगर फूड बना ही उस एज ग्रुप के लिए हो तब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो अनवांटेड वेरिएशन है उसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से कम किया जा सकता है, और यही हम चाहते हैं कि खाम खा की वेरिएशन ना हो, जो रियल में रेस्पॉन्स में वेरिएशन हो वो हो, ऐसी वेरिएशन ना हो जो हमने फैक्टर इन की ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने बताया कि जितने भी आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं वो एक ही लॉट से लेने चाहिए, ताकि लॉट टू लॉट जो वेरिएशन है वो उसमें परेशान ना करे। फिर जिस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है, ये ना हो कि किसी को तो आप फूल पत्तियों वाली डिश में दे रहे हो, किसी को आप प्लेन डिश में दे रहे हो, किसी को आप स्टील में दे रहे हो, किसी को आप चाइना क्ले में दे रहे हो। तो ये इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, अच्छा किसी को बहुत ज्यादा दे दिया, किसी को बहुत कम दे दिया, इन चीजों का भी, यूनिट साइज का भी, किस शेप के बर्तन में दिया है, या फूड की शेप क्या है, कितना सही तरीके से उसको सजा के जचा के दिया है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका फर्क पड़ता है। तो इन इश्यूज को आप पहले से ही रेडिकेट करेंगे ताकि इसका कम से कम असर पड़े। तो इसके लिए आमतौर पे जो सेंसरी बूथ हैं वो भी क्लाइमेट कंट्रोल होने चाहिए, एसी हो, बाहर की कोई भी एयर ना आए। कई जगह पे पॉजिटिव प्रेशर भी यूज करते हैं, लेकिन हमारा इसमें मकसद यही है कि किसी भी तरह की सैंपलिंग के कारण बायसनेस ना हो, हमारे प्रोडक्ट जो हमने प्रेजेंट किया है उसके कारण बायसनेस ना हो, एनवायरनमेंट के कारण बायसनेस ना हो। तो जब हम ये सारा काम कर लेते हैं उसके बाद हम स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। इसके लिए अलग अलग आपके पास टूल्स होते हैं, एनालिसिस पैकेज होते हैं। हम जो प्रेफर करते हैं, जो सबसे बेसिक जिसको मानते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा टूल है, वो MS एक्सेल है। इसके अलावा मिनी टैब है, SPSS है, और बहुत से हैं, स्टेटिस्टिका है। लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे लेवल का जो काम है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा एक्सेल के अंदर कुछ एड इन भी आते हैं, जैसे मेगास्टेट है, ये एड इन है जिससे हम एनालिसिस और बहुत सारे टेस्ट और कर पाते हैं इसके द्वारा। तो इन सभी के जरिए अपने को यही है कि अच्छे से अच्छे तरीके से टेस्ट करें ताकि सही से हमारा रिजल्ट आए। तो एक्सेल के अंदर भी हम टूल पैक फंक्शन का यूज करते हैं। 5th सेमेस्टर में हमने जब कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था, उसमें सेंसरी जो डाटा था उसका हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया था, और वो टूल पैक के जरिए ही किया था। मैं 5th सेमेस्टर में भी तुम्हें कह रहा था कि ये जो चीज अभी तुम्हें लग रहा है कि कंप्यूटर में और एक्सेल में कुछ चीजें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ काम आएंगी, वो यहाँ काम आ रही हैं। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि वो जो सेंसरी एनालिसिस किया था उसका डिस्क्रिप्टिव वहां किया था, बाकी और क्या टेस्ट करते हैं इसके अंदर वो आपको दिखाते हैं। तो एक्सेल में जब भी कैलकुलेट करते हैं तो डेसिमल के बाद बहुत सी वैल्यूज दिखाता है, तो उन वैल्यूज को आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट इन द सेंस कि आप डेसिमल प्लेसेस दो मैक्सिमम इसमें रखो, लेकिन उनको राउंड अप, राउंड डाउन या राउंड ऑफ ना करो। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि 2 डेसिमल के बाद की जो संख्या है उसको एक्सेल काउंट ही नहीं करेगा। जबकि एक चीज दूसरी से मल्टीप्लाई होती है, फिर तीसरी में और जाती है, ऐड होती है, तो वो डेसिमल प्लेसेस अगर आपने इस तरीके से काट दिए होंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं आएगी। डिस्प्ले करने के लिए आप 2 डेसिमल तक डिस्प्ले कर दो, चाहे 1 डेसिमल तक डिस्प्ले कर दो, लेकिन राउंड ऑफ मत करना उसके अंदर, ये ध्यान रखना। मैं अभी एक्सेल में हम थोड़ा सा काम करेंगे तब आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे तक आवाज आ रही है सब तक? हाँ जी सर। क्लियर है? सर। चलो, हाँ जी सर। तो पहली जो स्टेज है डाटा एनालिसिस की, उसमें हम सारे डाटा को समराइज करते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो 5th सेमेस्टर का एक बार तुम्हें एक ना एग्जांपल दिखाता हूँ जो तुम्हें करवाया था।
और उसी की जो एक्सरसाइज थी, एक्सेल की ये 2 फाइलें मैंने तुम्हें दे रखी हैं। तुम्हारा जो कोर्स था उसके अंदर 5.1 ये प्रॉब्लम थी। इसमें हमारे पास ये डाटा आया था सिंपल, इसका हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हुए और ये निकाला था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको कहाँ मिलता है? डाटा के अंदर और डाटा एनालिसिस में। जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक्सेल की सबको दिख रही है ना फाइल अपनी? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमने इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद से अपना समराइज किया था डाटा को। अब ऐसा ही सेंसरी डाटा है, एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने बहुत अच्छा, उसी एग्जांपल को लेके हम अभी काम करेंगे। वो एग्जांपल क्या है? सिंपल सा एग्जांपल, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं या पेयर्ड प्रेफरेंस टेस्ट होता है। इसमें बाइनोमियल मेथड से निकालना है। ये क्या कह रहा है कि एक प्रोटोटाइप है ए और बी। प्रोटोटाइप का मतलब हम यूं मान के चलो कि कोई मशीन है 2 तरह की या कोई प्रोडक्ट है 2 तरह के। तो हम प्रोडक्ट लेके चलते हैं, नए प्रोडक्ट हैं और उनमें से एक उनको लॉन्च करना है हम अपने मार्केट में। तो वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें ए और बी में से? तो इनके जो सेमी ट्रेन पैनल मेंबर्स हैं, यानी जो फैक्ट्री के बंदे हैं, वो इन्होंने लिए हैं बेसिकली। 27 बंदों ने इनको अपना बताया है कि वो ए को प्रेफर करते हैं या बी को प्रेफर करते हैं। हालांकि ये हम कहते हैं कि भाई जहाँ पे सिर्फ आपका प्रेफरेंस का टेस्ट हो, जो वो कंज्यूमर उसके अंदर आता है एनालिसिस के अंदर, या कंज्यूमर सेंसरी टेस्ट एनालिसिस में आता है, तो उसमें कम से कम 80 या 100 आपके पास जरूर होने चाहिए। लेकिन ये उससे पहले का स्टेप है, इसके बाद फिर वो कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए जाएंगे। तो अभी उन्होंने फैक्ट्री में ही 27 बंदों से ये टेस्ट करवाया, तो उनसे पूछा कि ए और बी में से उनको कौन सा अच्छा लगता है। तो ये एक तरह से पेयर्ड प्रेफरेंस टेस्ट हो गया। पेयर के अंदर प्रेफरेंस देखी ए या बी। इसमें ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्या करना चाहते हो, कि टू एस्टेब्लिश वेदर टू प्रोडक्ट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। तो ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है। तो एक तो ये पता लग जाएगा, और डिफरेंट है तो बेटर कौन सा है इसमें ये भी पता लग जाएगा। तो पेयर्ड डिफरेंस भी और प्रेफरेंस भी दोनों पता लग जाएंगे। अब ये पता करना चाह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या ए और बी में। अब वो डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि कितने बंदे किसको लाइक करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ध्यान से देखना कि 27 बंदों ने 2 सब सैंपल थे, 2 प्रोडक्ट ए और बी के। तो इनको कोडिफाई किया हुआ था, रैंडमाइज किया हुआ था, 3 डिजिट नंबर्स दिए हुए थे अलग अलग। उसके बाद उनसे पूछा गया कि किसको प्रेफर करते हो। तो रिजल्ट ये आया कि सैंपल ए को प्रेफर करने वाले 20 हैं और सैंपल बी को प्रेफर करने वाले 7 हैं। तो एक तरह से टोटल 27 ट्रायल हुए और उसमें से 20 एग्री कर रहे हैं। 20 यानी जो मेजोरिटी है वो एग्री कर रहे हैं। तो ये थोड़ा स्टेटिस्टिक्स की भाषा है, इसको समझना। अब इसमें स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस लगता है, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जो H0 होता है, जिसमें ये मान के चलता है कि भाई ए और बी को बराबर प्रेफर कर रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा जो हमारा H1 हाइपोथेसिस है, H1 प्रोपोर्शन है, वो ये कहता है कि ए और बी बराबर नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इसको बोलते हैं टू टेल, 2 पूंछ हैं इस टेस्ट की, एक पूंछ लंबी एक पूंछ छोटी है। तो ये हम पहले ही जब
एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो अपना जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है लेके चलते हैं। अब ये देखेंगे हम इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और उसको निकालने का तरीका क्या है। सिग्निफिकेंट लेवल अल्फा 5%, हम ये मान के चलते हैं, इसका क्या मतलब होता है 5%, या 0 से लेके 1 तक देखें तो 5% का मतलब है 0.05। तो अल्फा 5% हमने लिया है कि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें रैंडम जो एरर होता है वो 5% तक हो सकता है। समझ में आ गई बात कि भाई कितनी भी हम सावधानी बरत लें फिर भी ये एक ऐसा एरर है, रैंडम एरर है जो किसी भी कारण से आ सकता है। तो हम इसको सिग्निफिकेंट लेवल अल्फा जो है हमारा 5% पे देखेंगे। टेस्ट कौन सा चूज करेंगे इसके लिए? एक तो ये मेजरमेंट है वो नॉमिनल है, डिस्क्रीट डाटा आएगा उसको पूरा काउंट कर सकते हैं। 20.5, 21.5 नहीं आएगा, इसमें 20 होगा या 21 होगा। दो ग्रुप हैं ए और बी, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसके अंदर यूज होना है, टू ग्रुप प्रोपोर्शन बाइनोमियल टेस्ट। इस बाइनोमियल टेस्ट को करते कैसे हैं? जो प्रोबेबिलिटी टू टेल है, ड्यू टू चांस ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने एक्सेल के अंदर फॉर्मूला दिया है, इक्वल टू का साइन करके 1 माइनस बाइनोम डिस्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो जितने भी नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स थे, ऊपर कितने थे नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स? 20 माइनस 1, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? 27 टोटल। और हाफ इसमें क्यों दिया है कि प्रोबेबिलिटी हाफ है दोनों की होने की। और ट्रू का मतलब एग्जैक्ट, ट्रू का मतलब जो ट्रू नहीं, फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट होता है, ट्रू का मतलब जो नियर अबाउट सही चीज है वो दे और मल्टीप्लाइड बाय 2। इससे हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। तो प्रोबेबिलिटी जो इसमें निकल के आ रही है P इज इक्वल टू 0.0096 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो P की जो वैल्यू है इसमें 0.0192। तो 0.0192 ये लेस देन 0.05 से कम है। अगर ये लेस देन 0.05 से कम है तो हम कह सकते हैं कि विद इन जो हमारा एरर है उससे कम है, तो ये टेस्ट हमारा सही है और इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये लास्ट में हमने कंक्लूड कैसे किया कि H0 जो नल हाइपोथेसिस था उसको रिजेक्ट किया जाता है, जो ये कह रहा था कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो P की वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। और H1 जो हाइपोथेसिस था उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेफरेंस और प्रोडक्ट सैंपल A इज प्रेफर्ड ओवर B। अब हम क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर मैं आपको लेके चलता हूं और यही चीज हम एक्सेल में करेंगे। नई शीट बनाते हैं हम। इसमें सबको दिख रहा है एक्सेल भाई? यस सर। यस सर। पहले इन्होंने कहा कि A 20 है और B 7 है, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 27। और जो फॉर्मूला था कि दिस इज इक्वल टू क्या था? 1 माइनस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर्स कितने थे? बाइनोम ये था ना हमारा, 1 माइनस बाइनोम डिस्ट नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स -1। तो नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स -1 कितना हो गया हमारा? नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स 20 -1। और ट्रायल कितने थे? 27। प्रोबेबिलिटी कितनी है दोनों की? 50-50.05। और क्यूमुलेटिव जो है अपने को ट्रू, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर अपने को लेना है तो ट्रू था ना। और इसको कर देंगे बंद। तो इसकी वैल्यू आई 0.009579।
अब इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह हम गोल सीक वगैरह या ये यूज करते हैं ना, ये जो वैल्यू है 20 हमारी क्या थी, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक, और 27 हमारी क्या थी, टोटल वाली वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमें किससे नीचे देखना है, 0.05 से। तो अपने को इससे चेक करना है कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस और नॉट, तो यहाँ ट्रू या फॉल्स आए। अगर ये वैल्यू इससे कम नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाए। तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसमें से ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर ये नेगेटिव आएगी वैल्यू तो ये रेड में हो जाएगी, या नेगेटिव साइन आ जाएगा तो इसका मतलब फॉल्स है। इसका मतलब इनमें कोई सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी अगर हम 5% माने तो कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। अब इसमें हम क्या करके देखेंगे कि हम इनकी वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। इसकी वैल्यू मान लो हमने कर दी 11, और 11 नहीं, इसकी हम बराबर सी करके देखते हैं। इसकी 14 कर दी और दूसरे की हमने 13 कर दी। एक मिनट, इसका फार्मूला भी ठीक कर देते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ पे टोटल ही आ गया। तो अगर हम 14 और 13 नजदीक नजदीक वैल्यू हैं और नेगेटिव में ये आ रहा है, और वैल्यू कितनी आ रही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी निकल के 0.5, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि भैया कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहां नेगेटिव वैल्यू है। और इसको कैसे करें, ये टोटल को हम 27 ही रखते हैं मान ले, तो इसमें हम, मैं बता रहा हूं कि डेटा के हिसाब से, जो आपके डेटा आया है उसके हिसाब से आप बताते हो कि एक्चुअल में किस चीज के कारण फर्क पड़ रहा है। जहां पे भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मान लो हम ये कह देते हैं कि 18 और ये हो गया 9, अभी भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है 18 और 9 डबल होने के बावजूद भी, क्योंकि वैल्यू जो है उसकी वो माइनस में है। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कब मानता है ये, जब डिसाइसिवली इवन 19 और 8, जब 19 और 8 हमने की है तो इतना अगर डिफरेंस है तब ये कहता है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट फर्क है। और अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ए बहुत बेहतर है बी से, और ए को लॉन्च किया जा सकता है। इस सारे ड्रामे का ये मतलब है भाई। समझ में आ गई चीज? यस सर। तो इस तरीके से जो जितने भी टेस्ट हैं उन सभी के ऐसे कैलकुलेशन की जाती है और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मेरा कराने का मकसद सिर्फ ये था ताकि तुम ये चीज समझो कि ये जो कंप्यूटर को या इन चीजों को सीखने पे मैं जोर देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि एक्चुअल में इनके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन यूं ही नहीं लिए जाते कि ठीक है यार इनमें डबल का फर्क आ गया या डेढ़ का फर्क है तो कह दो हाँ बढ़िया है, ऐसा नहीं। इसके लिए बाकायदा साइंटिफिक और स्टेटिस्टिकल आपके मेथड्स हैं। उन मेथड्स के मुताबिक जब चलते हैं तभी आप किसी चीज को कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि हाँ ये फर्क है या नहीं है, बेटर है या नहीं है। तो अब अपना जो अगला पार्ट था बेसिकली कि जो कंज्यूमर सर्वे डाटा है इसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चनेयर होता है, वो कंज्यूमर की हैबिट्स को, फूड हैबिट्स को जानने के लिए उसका व्यू है या ओपिनियन है। तो इसमें अलग अलग टाइप की मेजरमेंट और स्केल्स दिए जाते हैं फॉर्म के ऊपर, और उसमें उनकी हाँ या ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग प्रेफरेंस, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो आमतौर पे इसमें जो क्वेश्चन डाले जाते हैं तो कि कौन सी टाइप प्रेफर करते हो आप, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है या कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स हैं,
या किस फॉर्म में आपको दिए जाएं, पैकेज्ड फॉर्म में दिए जाएं या फ्रेश दिए जाएं, कितनी बार कौन सी चीज को खाना पसंद करते हो दिन में, किसी चीज को लेके आपका क्या ओपिनियन है, वो अच्छा है बुरा है, क्या व्यूज हैं, वो हेल्दी है नॉन हेल्दी है, उसको लेके आपका क्या एटीट्यूड है कि आप उसको खा के अच्छा महसूस करते हैं या आपको गंदा लगता है। कोई ऐसा इशू है जो आप ऐसा समझते हैं, मान लो हम कह देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बेकार होती हैं, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक बेकार होती तो पूरे वर्ल्ड में कोल्ड ड्रिंक को पीने वाले इतने लोग क्यों हैं? उसको बेकार कहने वाले भी हैं और उसको पीने वाले भी हैं। फूड से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है कि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है या इसमें विटामिन ए या डी या ई ऐड किया जाता है। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस चीज को आप बार बार परचेज करते हो। जैसे मैगी है, अभी लॉकडाउन है तो और लोग कोई चीज नहीं खा सकते, लेकिन मैगी पैकेज्ड है और पसंद करते हैं उसका फ्लेवर, तो मैगी की हो सकता है अब सेल बढ़ गई हो इन दिनों में, क्योंकि बाहर लोग जाके आउटिंग में अपना कुछ चीजें खा नहीं पा रहे, तो उनको जानना। और परचेज करते हैं तो उस परचेज करने के पीछे उनकी इंटेंशन क्या होती है। जैसे मैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स की बात करूं कि भाई अपने घरों में मेरे को नहीं लगता कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स ये जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हम यूज करते हैं, लेकिन हॉस्टल्स के अंदर जो बड़े बढ़िया या हाई फाई हॉस्टल्स हैं वहाँ, या ऐसे घर हैं जिसमें मियाँ बीवी दोनों बाहर अपना काम करने जाते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हो सकता है हेल्दी स्नैक के हेल्दी फूड के तौर पे वो ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हो, तो वो जानना कि यहाँ किस तरीके का प्रोडक्ट चल पाएगा। फूड से रिलेटेड कितनी नॉलेज है कंज्यूमर को। जैसे अभी पीछे इशू था कि आइसक्रीम में और फ्रोजन डिजर्ट्स में क्या फर्क है, तो जिसकी आइसक्रीम है वो अपनी आइसक्रीम को हमेशा फ्रोजन डिजर्ट से अच्छा बताएगा। वो फ्रोजन डिजर्ट के बारे में कहेगा कि ये डालडा घी से बना हुआ है, और आइसक्रीम जो है वो आपके दूध से बनी हुई है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करेगा। तो कितनी अवेयरनेस है, कितनी नॉलेज देने की जरूरत है, ये सारा हम कंज्यूमर सर्वे डाटा में करते हैं। फिर किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर को लेके कोई फूड चॉइस हो, कुछ फ्लेवर्स को लेके होती है। जिस तरह मीट मसाला बोल देते हैं, ये मसाला हालांकि ऑर्गेनिक इसे वेजिटेबल से तैयार होता है, इसमें नॉन वेजिटेरियन कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन इसके नाम में मीट आ गया, इसलिए इस मसाले को लोग घर में अपने रखना भी प्रेफर नहीं करते। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई आपके कोई चीज आपको क्यों पसंद है या क्यों ना पसंद है, इसके बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो जानना जरूरी होता है। कुछ डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने बताया इस एरिया की डेमोग्राफी ये है कि ये बिश्नोई डोमिनेंट एरिया है और बिश्नोईज नॉन वेजिटेरियन चीज नहीं खाते। तो अगर आप यहाँ पे सॉसेज की या एग्स की यूं चाहो कि यहाँ पे खूब मार्केट करो तो आपका बिकेगा, दैट वॉन्ट हैपन। उसका उल्टा असर जरूर पड़ सकता है। हो सकता है जिन दुकानों में आप सप्लाई करो उन दुकानों को लोग तोड़ दें, क्योंकि डेमोग्राफी बड़ा मैटर करती है इन चीजों में। तो उसके बारे में जब भी डिसीजन लेने हो तो पहले इस तरीके का सर्वे किया जाता है। तो ये तो हमारा था सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन या सेंसरी एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो हम पहले कर चुके हैं। बेसिक गाइडलाइंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे इसके इवैल्यूएशन मेथड्स की। कुछ एक का हमने पहले भी जिक्र किया था और अब थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे। केमिकल मेथड थे, वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि बहुत से एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो हमें केमिकली फूड के अंदर ढूंढने होते हैं। तो उन सभी को एनालाइज करके रिपोर्ट करने का या कंक्लूड करने का एक प्रोटोकॉल होता है हर एक टेस्ट का, वो हमें फॉलो करना होता है। तो चाहे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर फूड स्पॉइलेज फैट की ऑक्सीडेशन से है, तो फैट जो भी सैंपल है हमारा उसके अंदर पेरोक्साइड्स कितने हैं वो नापना। अडल्ट्रेंट्स कोई प्रेजेंट है, जिस तरह स्टार्च है मिल्क के अंदर, मेटलिन येलो है टर्मरिक के अंदर, या विटामिन कितने लूज हो जाते हैं कितनी देर तक कितने टेम्परेचर पे कुक करने से, इस तरीके का कोई अपने को टेस्ट करना। ये सारे चीजें करने के केमिकल मेथड्स होते हैं और उनके प्रोटोकॉल हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। इसी तरह से हमने फिजिको केमिकल मेथड्स की बात करी थी, माइक्रोस्कोपिक मेथड्स की बात करी थी, और ये सारे जो मेथड्स हैं
ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कलर मेजरमेंट वगैरह के। तो इन सभी को हम थोड़ा सा एक बार स्किप करेंगे क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं एक बार इनको देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। पैरामीटर है, उसकी सेंसोरियल डेफिनेशन है, इंस्ट्रूमेंटल डेफिनेशन है, और उसको मेजर करने की यूनिट क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पैरामीटर को किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से और उसकी यूनिट क्या होती है। तो प्राइमरी 5 बेसिक पैरामीटर यूज होते हैं जो हमारे माउथ से हम उस फूड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब क्या कि कितनी फोर्स की जरूरत है उस फूड को अपने दांतों के बीच में कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो दबाने के लिए फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन्स, एन। तो इसमें हम बेसिकली यही देखते हैं कि कितनी मैक्सिमम फोर्स चाहिए उसको कंप्रेस करने के लिए। तो उसको चेक कैसे करते हैं कि डिफॉर्म जब हो जाता है सैंपल, तब हम ये मानते हैं कि हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो हार्डनेस टेस्टर वगैरह होते हैं, या जो हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स की हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। बीच में मैंने कुछ वीडियो के वो दिए हुए हैं लिंक, ये रहा, जैसे बोस्टविक कंसिस्टोमीटर है या अलग अलग जो, तो इस तरह के यूनिवर्सल टेक्सचर एनालाइजर है, उसके वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो जरूर देखना आप लोग। तो इसमें जो वीडियो लिंक्स हैं ये आपके लिए कल के लिए काम है कि जो वीडियो लिंक्स हैं उनको आप देखना। तो पहला काम है हार्डनेस। अपना 2-1 मिनट में ये शायद खत्म हो जाएगा, तो बाकी का हम कल करेंगे और 5 बजे का ही टाइम रखेंगे, ठीक है। तो जब भी खत्म हो जाएगा उसके बाद अगली क्लास आगे से कल से शुरू करेंगे हम। फिर स्प्रिंगीनेस, स्प्रिंग जैसे उछल के आता है ना वापस, तो इसका सर स्प्रिंग। स्क्रीन पे नोट्स नहीं दिख रहे हैं। स्क्रीन पे नोट्स नहीं दिख रहे हैं, ओहो। एक्सेल वाला पार्ट दिख रहा है सर। ये गलतियां मेरे से बार बार होती हैं। मैं यूं सोच रहा हूँ जैसे क्लास में दिखा रहा हूँ। अब दिखे क्या? यस सर दिख के। हाँ, तो ये टेबल 15 है भाई। तो इसमें मैंने हार्डनेस की बात की थी, और उससे पहले ये तुम्हें इनके बारे में अलग अलग मशीनें वाला जो पार्ट है ये मैं करवा चुका हूँ, ये दिखाया बताया था। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। और अब इन पैरामीटर्स की और मशीन्स की या इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली फूड टेक्सचर से रिलेटेड। तो पहला हार्डनेस, दूसरा है हमारा स्प्रिंगीनेस। तो जो स्प्रिंगीनेस है कि मटेरियल को अगर हम डिफॉर्म कर दें, उसकी शेप चेंज कर दें, तो वो पहले वाली कंडीशन में कितनी जल्दी आएगा अगर हम फोर्स को रिमूव कर दें। कि एक फोर्स से कोई चीज दबी, वो वापस कितनी देर में हुई, तो वापस कितनी हुई ये इसके अंदर चेक करते हैं। तो कितनी हुई मतलब किसी चीज को दबाया और वापस कितना उठा, तो वो डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट मीटर है, तो मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में देखेंगे इसको। तो इसमें भी यही देखते हैं कि फूड की रिकवरी किस हाइट तक होती है, तो वो इसके अंदर नापते हैं, उससे स्प्रिंगीनेस का पता चलता है। तीसरी प्रॉपर्टी है एडेसिवनेस। एडेसिव माने चिपकना, चिपकने वाली, और वो भी दो अननोन सरफेस, डिसिमिलर सरफेसेस में, अलग अलग तरह की, उसको बोलते हैं एडेसिवनेस। तो खाना चाहे हमारे टंग के, टीथ के, पैलेट के, या किसी इंस्ट्रूमेंट के टच में आए, नाइफ के टच में आए, या किसी पलटे के टच में आए, तो कितना उसके ऊपर काम करना जरूरी है, वर्क जरूरी है कि वो उस सरफेस से हटे। जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, और आटा मान लो चिपक जाए सरफेस के, तो अपने को खींच के उतारना पड़ता है। तो वो खींच के जो उतारना है वो वर्क है हमारा, और वो
डिपेंड करता है कि वो आटा कितना चिपकने वाला है और कौन सी सरफेस है। तो अलग अलग सरफेस पे जो एडेसिव है प्रॉपर्टी है, एडेसिव प्रॉपर्टी है, मान लो इसी के आटे के लिए, फ्लावर के लिए, वो डिफरेंट होती है। तो वो कितनी है, ये वर्क की जो यूनिट है जूल, उसमें नापते हैं। चौथी है कोहेसिवनेस। एडेसिवनेस और कोहेसिवनेस में क्या फर्क होता है? एडेसिव तो होता है दो अलग अलग सरफेसेस, अलग टाइप की सरफेस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आटा आपका मान लो किसी सरफेस पे चिपकता है। दूसरी है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस की आटा आपस में कैसे चिपका हुआ है, या कोई चीज आपस में कैसे बॉन्ड बना रखा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसमें हम रेशो निकालते हैं पॉजिटिव फोर्स और पहली कंप्रेशन साइकिल की और दूसरी कंप्रेशन साइकिल की, तो उससे अपने को इसकी कोहेसिवनेस का पता लगता है। अब रेशो की कहीं भी बात आ जाती है ना, तो ये दिमाग में रख लेना कि रेशो में यूनिट्स आपस में कट जाती हैं। मान लो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर देख रहा हूँ, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो वहां कोई यूनिट नहीं होगी, वो डायमेंशनलेस होगी, वहां सिर्फ रेशो होगी, नंबर होगा। फिफ्थ वन इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रा ए लिक्विड फ्रॉम अ स्पून ओवर अ टंग, कि कितना आराम से वो हमारी जीभ के ऊपर आ गया या कितना जोर लगा के निकालना पड़ा। एग्जाम्पल इसका सबसे इजी एग्जाम्पल होता है अपने लिए भाई, जो अपना हनी का है, कि कितना इजीली उसको निकाल लिया, या ग्लूकोज सिरप होता है जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, वो कितना आसानी से निकल गया। तो इसके लिए भी जो मेजर किया जाता है रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट फोर्स, कि कितनी फोर्स पे कितना फ्लो हुआ, ये इसमें निकालते हैं। तो टेक्सचर की बेसिकली जो ये 5 प्रॉपर्टी हैं प्राइमरी, उसके बाद अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। पहली है जिसमें फ्रैक्चरेबिलिटी, कि कितना जल्दी चिटक जाता है, टूट जाता है। तो हार्डनेस और कोहेसिवनेस से मिलके ही ये प्रॉपर्टी बनी है। तो जितना जो सामान ब्रिटल होगा, तो छोटी सी चोट से टूट जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर कोहेसिवनेस उतनी ही कम है। तो बहुत बार जो ब्रिटल फूड्स हैं या जो अपने इस तरह के आइटम हैं, उनके लिए फ्रैक्चरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। या कई बार हम जो अपना पैकेजिंग मटेरियल है, प्लास्टिक है जैसे, या कार्डबोर्ड है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं उस टेस्टिंग के लिए। इसके लिए जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन है, क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं। गमीनेस, गमीनेस मतलब गम की तरह, यानी जो गोंद की तरह बिहेव करे। अब वो कैसे पता लगेगा कि उसमें अपनी कितनी एनर्जी लगती है? कोई भी सेमी सॉलिड फूड है उसको चबाने में, ताकि वो स्वेलोइंग के लिए तैयार हो जाए। यानी पहले वो हार्ड है, चबा चबा के हमने उसको सॉफ्ट किया ताकि वो स्वेलो हो जाए। तो इसमें हार्डनेस और चबाने से जो उसके आपस के बॉन्ड हैं वो तोड़ना, तो हार्डनेस उसकी पता लगती है, साथ में कोहेसिवनेस पता लगती है। तो इसके लिए जो यूनिट्स है वो न्यूटन है। च्यूवीनेस, चबाना सॉलिड प्रोडक्ट को, तो इसमें गमीनेस भी आ गई, साथ में स्प्रिंगीनेस भी आ गई, इसमें हार्डनेस भी आ गई, इसमें कोहेसिवनेस भी आ गई। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, तो कितना जोर लगा, कितना काम करना पड़ा, तो उसके लिए बेसिकली कितनी एनर्जी लगी। तो वो अगर एनर्जी, अगर इसमें पैरामीटर है, एनर्जी हमें नापनी है, तो उसके लिए जो यूनिट होगी वो जूल होगी। इसके बाद और जो टर्म्स हैं, जिस तरह फर्मनेस बोल देते हैं, फर्मनेस का जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे निकालते हैं कि कोई मान लो आपका फ्रूट है कितना फर्म है, कितना टाइट है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेनेट्रोमीटर है। और अलग अलग टाइप के हैं, जैसे मैग्नस टाइलर है या फ्रूट प्रेशर टेस्टर है। तो अलग अलग तरह के टेक्सचरोमीटर हैं, या इनके नाम है बेसिकली ये, कोई भी आपका फूड का आइटम है, फ्रूट वेजिटेबल है, उसकी फर्मनेस को नापते हैं कि वो कितना सख्त है। रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, कि किसी चीज को दबा रहे हैं तो कितना दब रहा है। तो इसके लिए जो मेजरिंग डिवाइस है कंप्रेसीमीटर है, बेसिकली बेकर्स
यूज करते हैं इसको बेकर कंप्रेसिमीटर को। अच्छा, ये हर डिवाइस हर इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। कोई एक डिवाइस एक इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो सकती है, एक प्रोडक्ट के लिए यूजफुल हो सकती है, या कई प्रोडक्ट्स के लिए वो एक ही डिवाइस यूज होती है। अधिकतर ये आपको मिलेंगे R&D इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जहाँ पे काम होता है। फिर टेंडरनेस, नरम कितना है शेयरिंग डिवाइस से, तो इसके लिए टेक्सचरोमीटर हैं आपके, या शेयर प्रेस है, कितना जल्दी कितना कम फोर्स से कोई भी चीज कटगी टूटगी। फिर कटिंग फर्मनेस, कि जो कटिंग ब्लेड है उसके नीचे ये कितना हार्ड है, तो इसको टेंशन मीटर से या एस्पेरेगस फाइबर मीटर से, किसी भी कटिंग डिवाइस से कटिंग फर्मनेस का पता लगाते हैं। टेक्सचर क्लोज टू मैस्टिकेशन, इसका मतलब कि इसके अंदर हम चबा रहे हैं जब, तो जितने भी चबाने से टेक्सचरल जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो आपकी फर्मनेस है, हार्डनेस है, कोहेसिवनेस है, क्रिस्पीनेस है, स्प्रिंगीनेस है, इन सब का पता लग जाए, तो उसके लिए जो डिवाइस है बेसिकली उसको बोलते हैं मस्टिकोमीटर। मस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। तो इसके लिए अलग अलग तरह के टेंडरोमीटर हैं, MIT डेंचर टेंडरोमीटर है, या और ये वहीं जो लैब्स हैं, एनालिसिस लैब्स हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं, वहाँ यूज होता है इनका बेसिकली। ऐसे ही हार्डनेस का और क्रिस्पनेस के लिए शॉर्टोमीटर यूज होता है। एक्सट्रूजन, कि कितना एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बनेगा इससे, इसके लिए NIRD या फायरा एक्सट्रूडर यूज होता है। रेजिस्टेंस टू फ्लो, कोई चीज कितना रेजिस्ट कर रही है फ्लो को, थिक यानी विस्कोसिटी, तो इसके लिए विस्कोसिटी, कैपिलरी, तो अलग अलग तरह के विस्कोमीटर हैं इसके लिए। कैपिलरी विस्कोमीटर है, लैम कैपिलरी है, ओस्टवाल्ड है, तो कंटिन्यूअस प्यूरी कंसिस्टोमीटर है। तो इस तरह के अलग अलग विस्कोसिटी को नापने के या रेजिस्टेंस टू फ्लो को नापने के। तो कैपिलरी टाइप का है तो कैपिलरी टाइप के विस्कोमीटर मिलेंगे, जहाँ पे रोटेशनल घुमा के देखना है उसके अंदर, तो वहाँ रोटेशनल आपको इसमें ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर मिलेगा आमतौर पे। किसी और तरीके से विस्कोसिटी निकाल रहे हैं, जैसे अपना विस्कोमीटर था, बोस्टविक कंसिस्टोमीटर था जो अभी नीचे आ रहा है, कि कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड, तो उसके लिए बोस्टविक कंसिस्टोमीटर है। या जब इसकी अपना डो की करते हैं तो उसके लिए बारबेंडर का अमाइलोग्राफ होता है, या रियोमीटर का यूज करते हैं इसके लिए, क्रैमर शेयर प्रेस का यूज करते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। तो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके। इलास्टिसिटी के लिए बेसिकली आपका जो बारबेंडर एक्सटेंसोग्राफ है, ये इलास्टिसिटी कहाँ चेक करते हैं, जहां आपका डो ब्रेड जो डो होता है उसके लिए, तो उसके लिए बारबेंडर एक्सटेंसोग्राफ भी है, मिक्सोग्राफ भी है, फरीनोग्राफ भी है। और ये सारे अधिकतर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होते हैं। जेल स्ट्रेंथ नापनी हो तो इसके लिए ब्रूम जेलोमीटर है, ब्लूम जेलोमीटर, या इसका बॉशर का है, इलेक्ट्रॉनिक जेलीमीटर बोलते हैं इसको, फायरा जेली टेस्टर है। तो अलग अलग तरह के जेल स्ट्रेंथ को नापने के लिए भी मीटर्स हैं। और इस तरह इसके जो इंस्टॉन की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, तो ये टेस्टिंग मशीन तो बेसिकली बहुत सी जो टेस्ट हैं अभी तक जो ऊपर हमने बात की है उनको इसके द्वारा किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं फूड एनालिसिस में, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से बहुत सिलेक्टिव की हमने यहाँ लिस्ट दे रखी है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने को पता है अलग अलग टाइप के अपने पास थर्मोमीटर होते हैं, कुछ मेटल के होते हैं, कुछ ग्लास के होते हैं, कुछ मर्करीन ग्लास है, कुछ एल्कोलिन ग्लास है, तो अलग अलग टाइप के। लेकिन और किसी का प्रोब लंबा है, कहीं पे हमें डिजिटल डिस्प्ले अब मिलता है, कहीं पे हमें एनालॉग डिस्प्ले मिलता है। तो ये बेसिकली डिवाइसेस होते हैं, थर्मोकपल डिवाइस हैं, जिससे अपने को टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, और साथ में रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होते हैं जिससे रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन्होंने गर्डल थर्मोमीटर दिखा रखा है, गर्डल टाइप का। तो इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है ये, कि छोटे छोटे टेस्ट जो हम अपनी लैब में कर सकते हैं जिनके द्वारा। अब ये है जैसे जिसको पाइक्नोमीटर बोलते हैं, इसके द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। और ये जो नीचे है स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, तो साल्ट कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसमें डुबो के
और तब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। कितना बड़ा है छोटा है, साइज के बारे में अपने को सिंपल वर्नियर कैलिपर से पता लग सकता है साइज का। वर्नियर कैलिपर आजकल डिजिटल भी आते हैं, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले आता है कि कितने पॉइंट 2 डेसिमल तक उसमें मिलीमीटर की भी रीडिंग दिखा देता है। लेंथ के लिए आपके स्केल्स भी होते हैं, और लेंथ आप जब अगर मान लो बहुत छोटा दाना है, सीरियल है, कोई राइस वगैरह है, तो वो आप आपके जो स्कैनर होता है कंप्यूटर के साथ अटैच, उसके साथ सॉफ्टवेयर आते हैं कुछ, उन सॉफ्टवेयर की मदद से भी कर सकते हो। तो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं ये पुराने हैं, लेकिन बेसिकली ये अभी सारे इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं लैब्स वगैरह के अंदर। तो अगली जो आपकी क्लास होगी, ये अपनी 5 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होगी हैं। अगली क्लास के अंदर कल आपको फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएंगे, और जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जितने भी नाम आए हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको आप YouTube पे सर्च करना और इनके वीडियो देखना, इनकी वर्किंग पता लग जाएगी आपको। ठीक है, आज की क्लास को यहीं कर दें। ओके सर। तो भाई आज ओके की सर। क्लास को यहीं सर। कर देते हैं, हाँ? कल इसी ओके टाइम सर। पे 5 बजे। ओके सर।